सीजन 3। माहौल चुनाव का है, बात सियासत की, और स्वाभाविक है कि हम बात करेंगे परिवर्तन कौन ला सकता है, कितना ला सकता है और कहां तक ला सकता है। तजुर्बे के आधार पर मेरा यह मानना है कि भारतीय राजनीति बहुत ज्यादा शख्सियत ओरिएंटेड होती जा रही है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड होती जा रही है, और उस लिहाज से सियासत को जानना और समझना जरूरी है। सबसे बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की व्यापक जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई। 14 हो, 17 हो या 19 हो, इन तीनों जीतों का सबसे बड़ा चेहरा और नायक थे नरेंद्र मोदी। मैं सारी इस तरह की शख्सियतों को परिवर्तन के प्लेयर्स बुलाता हूं, यानी कि क्या वो परिवर्तन ला पाएंगे, क्या वो परिवर्तन की तरफ पहले की तरह कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। डिमांड अभी भी बहुत बड़ी है, इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोदी फैक्टर आज भी कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वो जीत के लिए जिससे ठोक के उसकी सरकार बनने का दावा बने। अच्छे दिन बात परिवर्तन की हो रही है तो उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की तस्वीर बनी 2014 के बाद से, और यह राजनीतिक परिवर्तन हुआ बीजेपी के हक में। इसका देश और उत्तर प्रदेश दोनों में असर हुआ और चेहरा बने नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2014, 17 और 19 में जो हुआ वो ऐतिहासिक बन गया बीजेपी के लिए। जोड़ी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जीत थी बीजेपी की। लेकिन मेरे हिसाब से इस सफलता की शुरुआत को 2014 से एक साल पहले जाकर समझने की जरूरत है, मोदी फैक्टर पर। क्योंकि जब 2013 में तय होने लगा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी की तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आएगा, तो एक बहस छिड़ी, और वो बहस थी क्या गुजरात की तरह नरेंद्र मोदी उत्तर भारत में भी बड़ा जनसमर्थन हासिल कर पाएंगे। यह बड़ा जनसमर्थन अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका था, और सवाल था क्या मोदी उसे दोहरा पाएंगे। फिर 2014 आया और मोदी ने साबित कर दिया, उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत बड़ा जनसमर्थन मिला और वो पार्टी को 70 सीटों से ऊपर ले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था और मोदी को लेकर उत्तर भारत की बहस वहीं खत्म हो गई। मैं प्रारंभ से कहते आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार देश की होती है। भारत माता की। फिर 2017 आया, छोटी पार्टियों के गठबंधन को बीजेपी बड़े मंच पर ले आई। ये काम अमित शाह का था, चेहरा भी मोदी, और कमाल हो गया। बीजेपी यूपी में 320 सीट के ऊपर पहुंच गई, जबकि 2016 नवंबर में प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले की बहुत आलोचना हुई थी, मगर यूपी के नतीजों ने मोदी के चेहरे पर ऐतिहासिक नंबर दे दिए बीजेपी को। तो भले ही ये राज्य के चुनाव थे, लेकिन वोट मोदी के नाम का था और बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो मेरा पॉइंट साफ है कि तीनों चुनाव में, जिसमें 2019 भी शामिल है, जहां पर बीजेपी फिर 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें लेकर आई, मोदी फैक्टर ने ही काम किया। हालांकि हर राज्य में ऐसा नहीं हो पाया। इसका हाल का उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जहां मोदी के चेहरे पर 2019 में बीजेपी ने कमाल कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 100 सीट भी बीजेपी नहीं पार कर पाई। तो क्या होगा इस बार यूपी में? मोदी जी के सुंदर वक्तव्य रखार जन्य अगर सी वोटर के अभी तक के आंकड़ों के संकेतों को समझे तो बीजेपी 100 सीटों तक का नुकसान उठा सकती है। ऐसे में आगे क्या स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बड़े बहुमत पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनकी चुनौती है बीजेपी को वापस बड़ी जीत दिलाना। तो हमेशा की तरह चुनाव पर बारीकी से और
ट्रैकिंग के साथ अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए नजर बनाए रखे हुए यशवंत देशमुख को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, समझते हैं चुनाव को और उसके बदलाव परिवर्तन की बारीकियों को। यशवंत, थैंक यू सो मच, हार्टफेल्ट थैंक यशवंत देशमुख का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला पॉइंट मेरा यह है कि 14, 17, 19 तीनों को देखते हुए अभी भी नरेंद्र मोदी कितने इंपॉर्टेंट है, अहम है, क्रूशल है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। पिछले 10 साल की राजनीति में अगर हम देश के ऊपर निगाह डालें तो केवल एकमात्र शख्सियत या चीज या मुद्दा जिसने इस देश की राजनीति को एक तरह से अपसाइड डाउन किया है, घुमा दिया है, और जिसके ध्रुव के चारों ओर राजनीति इस समय घूम रही है, ये हमें कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ही नाम है, वो है नहीं। यशवंत, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2019 के बाद ये बात सच है कि रीजनल लीडरशिप का वो इंपैक्ट नहीं नजर आया है, और नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद महाराष्ट्र से लेकर वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक बीजेपी चुनाव हारी भी तो है। तो इसलिए खाली मोदी फैक्टर टर्न अराउंड कर देंगे, इसकी कोई पुख्ता गारंटी नहीं है। अब ये एक मिसकंसेप्शन है कि सन 2014 के बाद से बीजेपी चुनाव नहीं हारी, ऐसा नहीं है। आप ये 2 लोकसभा अलग कर दीजिए तो बचे हुए सारे विधानसभा चुनाव मिला लीजिए, उसमें आधे चुनाव बीजेपी हार चुकी है। लेकिन सारी हार की कवायद वही है जहां पे कोई एक लोकल बड़ा नेता इतना बड़ा खड़ा था जिसको लोगों ने कहा कि हमारे राज्य के लिए ये नेता ठीक है, इसलिए हम इसको चुनेंगे। यशवंत, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड योर थॉट, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यशवंत देशमुख, अपनी सोच को रोक कर रखिएगा। हम यहां पर इसी फैक्टर पर आएंगे और इसीलिए बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। पॉइंट क्या है कि आप दिलचस्प चीज इस रिपोर्ट के जरिए ये देखिए कि जहां जहां पर विकास का बड़ा आयोजन होगा वहां पर मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन बड़ा चेहरा होंगे नरेंद्र मोदी। बाकी का काम है अब्बा जान से लेकर जिन्ना तक की बहस करना। जरूर ये रिपोर्ट देखिए। देश की हवाई ताकत को दिखाते ये बड़े बड़े जहाज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे नरेंद्र मोदी को लेकर जब ये उतरे तो जाहिर होना ही था कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में विकास के बड़े प्रोजेक्ट को देश के सामने लाने का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। और उनके हवाई जहाज से उतरने से लेकर उनके भाषण तक ठीक ऐसा ही हुआ। पहली बार डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के विकास के परिवर्तन की कहानी मोदी की जुबानी। हालांकि जब हम एक्सप्रेसवे की राजनीतिक श्रेय की लड़ाई का जिक्र करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की औसत पर देश में 14वें स्थान पर है, यानी कि बहुत लंबा सफर और स्टेट को तय करना अभी बाकी है। स्वाभाविक है जब बारी आई जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, तब भी सारा फोकस नरेंद्र मोदी पर था और उन्होंने नोएडा के इस हिस्से को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय जगह बन जाने का ऐलान किया, जो नोएडा के उस पूरे हिस्से की तस्वीर बदल देगा। साथ में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की ताकि विकास का श्रेय उन पर और उनकी सरकार पर भी बना रहे। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव में और सियासत में अलग अलग आयोजनों में अलग अलग मौकों पर माहौल को देखते हुए अलग अलग सियासी जबान का इस्तेमाल होता है और बीजेपी भी बखूबी इस बात का हिसाब किताब रखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण का सिलसिला बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है सभी सियासी पार्टियों का। इसलिए अब्बा जान से लेकर जिन्ना तक की बहस कोई हैरत की बात नहीं है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा।
लेकिन बड़ा फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और उन्हें इससे अलग दिखना है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हैं, इसलिए उन्हें विकास के एजेंडे पर सबसे ऊपर दिखना है और इसी में बीजेपी को सबसे फायदा भी मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में मार्च 2022 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक बहुत सारी सौगातें मिल चुकी हैं उत्तर प्रदेश को। आइए जरा हम एक नजर डालते हैं कि क्या क्या बड़ी घोषणाएं, आप तो कुछ जानते भी हैं, जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिए। 15 जुलाई को वाराणसी में रुद्राक्ष केंद्र सहित 1583 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। 5 अक्टूबर लखनऊ में 4737 करोड़ की 75 विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर सहित यूपी के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 19 नवंबर को झांसी में 3425 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो बड़े विकास का चेहरा नरेंद्र मोदी, बाकी लोग करते रहे, अब्बा जान, भाई जान, जिन्ना, यशवंत देशमुख, बहुत तजुर्बा है आपका, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर तो इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो बोल भी नहीं सकते और वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि एक बात ये भी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब जब हम पूछते हैं कि आखिर आप वोट क्यों देंगे बीजेपी को या मोदी को, तो आप बहुत विचित्र आपको लगेगा कि दरअसल वोट जो पढ़ रहे हैं मोदी के नाम पे, वो विकास के ही वोट पढ़ रहे हैं। तो दरअसल बीजेपी का कोर वोट, जो किसी जमाने में हम उसे ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते थे, अभिज्ञान वो कोर वोट अब वो 80 के 70 के दशक के कांग्रेस का कोर वोट हो गया है, गरीब वाला वोट। हम बड़े विचित्र से एक उसमें द्वंद्व में फंसे हैं, जहां पर बीजेपी की हिंदुत्व आइडेंटिटी का एक तो वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन दरअसल में ये जो 30% की यूपी की राजनीति थी अभिज्ञान, उस 30% की राजनीति को मोदी ने अकेले दम पे वो 40 से 50% की राजनीति की थ्रेशोल्ड कर दी। अहमियत ये बात रखती है कि योगी आदित्यनाथ, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि जब 325 सीट आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सांसद वो पहले कई बार रहे थे, लेकिन कोई प्रशासनिक तजुर्बा उनके पास नहीं था। अब चुनौती है उनको बीजेपी को जितवा कर लाना। उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर हम उसकी राष्ट्रीय तुलना करें अलग अलग हिस्सों से, तो क्या है विकास के पैमाने पर, इसको जानना बहुत जरूरी है। नीति आयोग का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का सूचकांक है, उसमें उत्तर प्रदेश का है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 12 बिंदुओं पर जो राज्यों का सर्वे है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब राज्यों में गिनती होती है। उत्तर प्रदेश में करीब 9 करोड़ लोग गरीब हैं। बाल और किशोर मृत्यु दर में यूपी नंबर 1 है, यानी कि 4.97%। स्कूल ड्रॉप आउट के मामले में यूपी नंबर 5 पर है, यानी कि 17.52%। और मात्र स्वास्थ्य के पैमाने पर यूपी नंबर 2 पर है, यानी कि 35.47%। तो कुल मिलाकर अगर आप नीति आयोग के आंकड़ों को देखें तो ये है यूपी की तस्वीर, जो बताती है कि विकास का बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उसी से अंत करूंगा कि भारतीय राजनीति बहुत ज्यादा शख्सियत के इर्द गिर्द होती जा रही है। इसलिए इस खास श्रृंखला में सियासत को समझते हुए, शख्सियतों को समझते हुए, पर्सनालिटी को समझते हुए क्या तब्दीली हो सकती है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।